हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है 20 मई को और इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, ना केवल इसमें ईरान के राष्ट्रपति थे बल्कि इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी थे, जिनका नाम था हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान। देखिए, इन दोनों का ही निधन हो गया है। इनके दल में 3 हेलीकॉप्टर्स थे, जबकि जो 3 हेलीकॉप्टर्स में से इनका वाला ही हेली क्रैश हुआ है। मौसम खराब होने के कारण ये दुर्घटना हुई है, तो जिस कारण ईरान को बड़ी क्षति हुई है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान दोनों का निधन हो गया है। ठीक है, ये दुर्घटना जो है वो कब हुई? दरअसल ये अजरबैजान सीमा के पास हुई और ये अजरबैजान की सीमा पर ईरान और अजरबैजान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, किज कलासी डैम, उसका उद्घाटन करके ये लोग लौट रहे थे, तब इनका हेली क्रैश हुआ। और देखिए, जो इब्राहिम रईसी हैं ये जून 2021 में ही ईरान के राष्ट्रपति बने थे। ये ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन से संबंधित। ठीक है, ईरान की बात हो रही है तो देखिए मैप में ये रहा ईरान। ये इंडिया के साथ इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे कि ये भारत से कितनी दूर है। तो देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये ईरान है, तो ये भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। भारत का बहुत अच्छे संबंध है ईरान के साथ और ये केवल ईरान के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक दुखद खबर है। ठीक है, ईरान की बात हो रही है तो ये पश्चिमी एशिया ये देश है। इसकी राजधानी क्या है ईरान की? ईरान की राजधानी तेहरान है। करेंसी है यहाँ की रियाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बैडमिंटन थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, बैडमिंटन थाईलैंड ओपन जो 2024 है उसके पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। इन दोनों ने थाईलैंड ओपन 2024 जीत लिया है और देखिए इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने चीन की जोड़ी को हराया है, चेन वो यांग और ली यू ही। ठीक है, ये चीन की जोड़ी थी जिसे इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की। ये अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो कि BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट का एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई इसकी 1984 से। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ इसका थाईलैंड में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति जीवन जी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपसे पूछा गया है ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, ये संबंधित है दौड़ से। ठीक है, एथलीट हैं ये। तो ये आयोजित कहाँ हुआ है? जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 400 मीटर की रनर है, ये 400 मीटर की धावक है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें ये भारत का पहला गोल्ड है और भारत का पैरा विश्व चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा में बात करें तो इसमें भी ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, इसी के साथ क्या है, दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर जो दौड़ है T20 रेस, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 55.07 सेकंड का, जबकि इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का, जिनका रिकॉर्ड था 55 मिनट सेकंड 52 मिली सेकंड। ठीक है, देखिए कितना कम समय है, कितने मामूली समय में इन्होंने ये 400 मीटर की रनिंग कंप्लीट की है और इन्होंने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 मिली सेकेंड से 0.04 सेकेंड से ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में अन्य भारतीय पदक विजेता देख लेते हैं। योगेश कथुनिया जो डिस्क थ्रो के हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बात आती है प्रीति पाल की, ये भी दौड़ के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं।
तो ये इसका 11वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हो रहा है? जापान के कोबे में। ये 17 से 25 मई तक आयोजित किया जाएगा और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली एक पैरालंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है विश्व पैरा एथलेटिक्स। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो हम मनाते हैं 20 मई को। 20 मई को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। तो देखिए 2024 की विश्व शरणार्थी दिवस जो है इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है होप अवे फ्रॉम होम, अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2000 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ये वर्ष 2000 की बात है, परंतु ये मनाया कब से जा रहा है? अगले ही वर्ष से, यानी 2001 से। 2001 से हम प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। तो शरणार्थी देख लेते हैं एक बार। शरणार्थी 1951 शरणार्थी कन्वेंशन के अनुसार देख लेते हैं शरणार्थी है क्या। तो देखिए शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपनी जाति, राजनीतिक धर्म, राय आदि के आधार पर उत्पीड़न के डर से अपना घर या देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, तो उसे हम शरणार्थी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एलोडा मुक्केबाजी कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एलोडा मुक्केबाजी जो कप है 2024, इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है ये जीता है मीनाक्षी। ठीक है, 48 किलोग्राम में। देखिए कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है एलोडा मुक्केबाजी कप। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन यहाँ किया गया। इस भारतीय मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रोंज, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने 12 पदक जीते हैं। देखिए इसमें मीनाक्षी ने जीते हैं 48 केजी में। हराया किसे है? रहमोनोवा सैदाहोन, ये अफगानिस्तान की हैं, जिन्हें हराया है। दूसरी निखत जरीन है, इन्होंने भी 52 किलोग्राम में किसको हराया है? जजीरा उराक बायेवा, ये कजाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एलोडा मुक्केबाजी कप क्या है। ये कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2022 से। इसका आयोजन कौन करता है? कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ इसका आयोजन करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। लाई चिंग ते ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की? तो देखिए इन्होंने जो शपथ ग्रहण की है वो ताइवान की शपथ ग्रहण की है। इन्हें ताइवान का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो लाई चिंग ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये किसके हैं? ये ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी के सदस्य हैं। ठीक है, इन्हें किसके स्थान पर चुना गया है? इन्हें साई इंग वेन। देखिए जब ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, जैसा त इसमें आधा बना हुआ है, लिखा हुआ है त सा ई, आप जो पढ़ेंगे इसमें त साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी में भी जब हम बोलेंगे इसको साई बोलेंगे, त जो है ये आधा त है, ये साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके स्थान पर इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। इसके साथ ही हसियाओ बी खिम ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हसियाओ बी खिम। चलिए ताइवान के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो मैप में आपको नजर आ रहा है ये है ताइवान, और ये आपको दिख रहा होगा ये है चाइना। ठीक है, ये अपना भारत है, आपको दिख रहा हो। चलिए देखिए चाइना के कितने नजदीक है। दरअसल ये चाइना के अंडर में ही आता है, ये चाइना का ही पार्ट है और चाइना के ही कंट्रोल में है ताइवान। ठीक है, तो जो कैपिटल है ताइवान की वो क्या है? ताइपेई सिटी। करेंसी है यहाँ की TWD यानी ताइवान न्यू डॉलर। ठीक है, और ताइवान जो है वो चाइना रिपब्लिक का ही हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पद्म भूषण विजेता है नारायणन वाघूल, इनका निधन हो गया। क्या नाम है? नारायणन वाघूल। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2010 में। एक बार जान लेते हैं। इनका निधन हुआ है 88 वर्ष की आयु में, चेन्नई में इनका निधन हुआ है। नारायणन वाघूलन को भारतीय बैंक के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता था। इन्हें भारतीय बैंकिंग के भीष्म पितामह कहा जाता था। नारायणन वाघूल को आईसीआईसीआई बैंक के सुधार के लिए जाना जाता है।
ठीक है, ये कहाँ से संबंधित थे? तमिलनाडु से ये संबंधित थे। पद्म भूषण मिला इन्हें 2010 में व्यापार और उद्योग की श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित डेटा पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? तो डेटा पद्धति क्या होती है? देखिए डेटा पद्धति होती है कृषि बीज के संरक्षण से ये संबंधित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो गोदावरी नदी घाटी है उसमें मुरिया आदिवासी किसान डेटा पद्धति को फिर से अपना रहे हैं। तो डेटा पद्धति है क्या एक्चुअल में? देखिए डेटा पद्धति क्या है? ये बीजों को संरक्षित करने की एक विधि है। ये एक बहुत पुराना तरीका है बीजों को संरक्षित करने का। इस पद्धति से क्या होता है? उन बीजों को संरक्षित किया जाता है जो उनके पूर्वज उनके अपने परिवार को सौंप कर गए हैं, यानी कि जो उनके पूर्वज अपने अपने परिवारों को सौंप कर गए हैं। ये एक तरीका है बीजों को संरक्षित करने का। तो इसमें क्या होता है? बीजों की पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर संरक्षित किया जाता है और ये पूरी तरह से एयर टाइट होते हैं, पूरी तरह से वायुरोधी होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इससे क्या होता है? कीटों और कीड़ों से बीज की सुरक्षा हो जाती है और इस विधि में संग्रहित बीजों का उपयोग 5 साल तक खेती के लिए किया जा सकता है। देखिए कितना खाली अपने साधारण तरीके से और पुराने तरीके से ही बिना मेडिसिन, बिना कुछ लगाए, बिना केमिकल लगाए कितने अच्छे तरीके से ये बीजों को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये स्पेशली कौन से बीजों के लिए है? मूंग, लाल चना, काला चना और बीन्स जैसी मतलब दलहन के लिए अधिकांश है और ये दलहन के लिए है। तो दलहन जैसे बीजों को ये संरक्षित करने में बहुत सहायक है, बहुत अच्छा तरीका है। तो इसे कौन करते हैं? मुरिया जनजाति करती है। मुरिया जनजाति कौन है? ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रहते हैं ये लोग। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? कोया। ये जो मुरिया जनजाति है ये कोया भाषा बोलती है। जो कोया भाषा क्या है? ये द्रविड़ भाषा परिवार की ही एक भाषा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में कितने भारतीय शामिल हैं? तो देखिए दुनिया के टॉप 15 जो अमीर हैं उनमें भारत के 2 अमीर लोग शामिल हैं, जिसमें पहले नंबर पर कौन है? ये है मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर कौन है? गौतम अडानी जी। ठीक है, तो इसमें क्या है? मुकेश अंबानी जी अपनी 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं और सह प्रबंधक ये 12वें स्थान पर रहे हैं। बात आती है 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी है वो 14वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, ये टॉप 15 की बात हो रही है। तो टॉप 15 में 12वीं रैंक और 14वीं रैंक इंडिया के पास है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में नील नदी की एक सहायक शाखा अहरामत शाखा की खोज की गई है। नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो देखिए जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो जान लेते हैं। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो मिस्र के पिरामिड हैं उनके पास नील नदी की एक सहायक शाखा खोजी गई है। क्या नाम है इसका? अहरामत। और अहरामत शब्द का क्या मतलब होता है? अहरामत शब्द का अर्थ है पिरामिड। पिरामिड तो आपने सुना ही होगा। पिरामिड क्या है? हाँ, हालांकि अहरामत शब्द नहीं सुना होगा। तो अहरामत शब्द क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पिरामिड। पिरामिड दरअसल पिरामिड जो वर्ड है ये तो हमने सुना ही है, मिस्र के पिरामिड के बारे में तो पढ़ा ही है। नील नदी की बात करते हैं तो देखिए ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। यहाँ उद्गम क्या कहाँ से है इसका? विक्टोरिया झील अफ्रीका से इसका उद्गम है। ठीक है, और जो नील नदी है वो कितने देशों से होकर बहती है? देखिए ये 11 अफ्रीकी देशों से होकर बहती है, जिनमें है मिस्र, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, युगांडा। ये कंप्लीट है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया और दक्षिणी सूडान। देखिए ये 11 देश हैं जिनसे ये नील नदी होकर बहती है। और देखिए जो मिस्र है उसको तो वरदान ही कहा जाता है कि वो नील नदी की ही देन है। वहां की जो सभ्यता है वो नील नदी के कारण ही पनपी है, या नील नदी के कारण ही है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो नील नदी की सहायक नदी है व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल और अटबारा आदि। ये क्या है? ये नील नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।